हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही थी, लेकिन हमने कहा कि बीच बीच में जो भी बर्निंग टॉपिक्स आएंगे या फिर जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चर्चा की जाएगी उन चीज़ों को हम डिटेल में अलग से पढ़ाएंगे और उसके लिए आपको एक अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें इन सारी डिटेल्स को दिया जाएगा। यानी कि पॉलिटी और ज्योग्राफी जो हमने स्टडी करी अभी तक के जितने भी सीरीज़ थे, जितने भी टॉपिक्स थे, तो उन सबको के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है और जो अलग से हम पॉइंट्स देंगे, अलग से पॉइंट्स पढ़ाएंगे या फिर जो भी करंट इशू से रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे उसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट बना के दी जाएगी जो आपको पढ़ने में ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम रोज़ सुनते हैं, आए दिन खबरों में जहाँ पढ़ते हैं उसके बारे में। और अभी रिसेंट ही यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं लोगों को इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। पूरे विश्व में वैश्वीकरण, सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ की स्थापना की गई थी, इसी वजह से। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न कहाँ से आया, अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर होता है। रशिया जो है यूक्रेन को नेटो कंट्रीज से मिलने से रोकता है, मना करता है, मगर यूक्रेन ये चीज़ नहीं मानता है और वो इस जिद पे अड़ जाता है कि वो जो है नेटो की सदस्यता हासिल करके रहेगा। इस वजह से अभी जो है वॉर जारी है, वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। तो इस दौरान हमने देखा कि कई सारी पाबंदियां जो है नेटो कंट्री के द्वारा लगाई गई और उसके बाद और भी काफ़ी सारी कंट्री ने निंदा की रशिया की कि वो एक छोटे से कंट्री पे आक्रमण कर रहा है, वहाँ पे जनसंहार कर रहा है, इस तरीके की काफ़ी सारी बातें हुई। और इस दौरान क्या होता है कि यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बैठक होती है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब बैठक होती है तो हमने देखा कि काफ़ी देशों ने जो है रशिया की निंदा की और रशिया की निंदा करने के बाद काफ़ी सारे पाबंदी लगाए जाने की बात करी। तो कुछ पाबंदियां हालांकि लगाई गई हैं, लेकिन जब काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई गई तो रशिया ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके उन पाबंदियों से खुद को बचाया। और अभी भी कुछ पाबंदियां लगी हुई, काफ़ी पेनाल्टीज़ लगी है, तो उससे शायद रशिया को कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि काफ़ी सारी पेनाल्टीज़ काफ़ी बार रशिया को लगाई जा चुकी हैं। और ये भी सुनने को मिला कि रशिया बार बार अपनी वीटो पावर को यूज़ करता है, यानी कि अगर वीटो पावर जिन जिन कंट्रीज़ को दिया गया है तो सबसे ज़्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स अगर किसी ने वीटो पावर का यूज़ किया है तो वो है रशिया। तो आखिर बार बार इस चीज़ का वो रशिया फ़ायदा क्यों उठा रहा है, वीटो पावर का यूज़ कैसे कर रहा है, वीटो पावर का आखिर यूज़ होने से उसको क्या फ़ायदा, मतलब है क्या आखिर वीटो पावर। तो ये चीज़ें आई कहाँ से, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, इन सारे कन्फ्यूजन्स को आज हम दूर करेंगे। उसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं यानी कि जो अंग हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं। तो आखिर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो इसके बारे में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो उससे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि आखिर क्यों इसकी स्थापना की गई। तो हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है वो 1914 से 18 के दौरान होता है। जब 1914 से 1918 के दौरान विश्व युद्ध हुआ, काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति हुई, काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई, भूखमरी की नौबत आ गई, मतलब पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। तो उस दौरान अमेरिका के जो तत्कालीन उसी दौरान जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो पूरे विश्व में वैश्वीकरण को बढ़ावा दे, उसके अलावा शांति और सुरक्षा के लिए। यानी कि उनका इंटेंशन था, वो चाहते थे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं पूरे विश्व के तौर पे, पूरे वैश्विक तौर पे, जिससे सारा विश्व जुड़ा हो लगभग, जो क्या करे सुरक्षा को बनाए रखे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी किसी से दुश्मनी होती है और कल को उससे साठगांठ जोड़ लें, यानी कि उससे बातचीत करें, उसके साथ रिलेशंस बनाएं, उसके साथ व्यापार करें, तो क्या होता है कि ये रिश्ता जो है वो दुश्मनी से थोड़े बहुत जो है दोस्ती में बदल जाता है। तो यही इंटेंशन को लेके उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, यानी कि वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की।
तो उन्होंने इसकी स्थापना की 10 जनवरी 1920 को। और उन्होंने ये सोचा कि अगर इसकी स्थापना करने से पूरे विश्व एकजुट जब हो जाएंगे तो हो सकता है आगे जो होने वाले विश्व युद्ध को, यानी कि आगे हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, उसे रोका जाए। इसी वजह से उन्होंने इसकी स्थापना करी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ठीक 2 सालों बाद, यानी कि 1920 में 1918 में विश्व युद्ध खत्म होता है और 10 जनवरी 1920 में स्थापना होती है लीग ऑफ नेशन की। किसके द्वारा? वुड्रो विल्सन के द्वारा। अब स्थापना तो हो गई और ठीक ठाक चल भी रहा था कुछ टाइम तक, तो ये ठीक चला। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी अपनी मनमानी करने लगा, वो कुछ कंट्रीज़ के साथ जैसे पोलैंड पे आक्रमण करने लगा। तो इस दौरान भी क्या किया, ये जो लीग ऑफ नेशन ने कुछ काम नहीं किए, इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उसके अलावा जब फाइनली ये धीरे धीरे कमज़ोर, उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ और फाइनली जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 के दौरान, तो इस दौरान ये तय हो जाता है, फाइनल हो जाता है कि ये जो है लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस इंटेंशन से, जिस मोटो को लेके लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, वो पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा हुआ ही नहीं। यानी कि विश्व युद्ध दूसरा हो गया। लीग ऑफ नेशन चाहता था, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि आगे चलकर विश्व युद्ध दूसरा ना हो, लेकिन फाइनली विश्व युद्ध दूसरा जब हो गया तो उसका तो औचित्य ही खत्म हो गया, लीग ऑफ नेशन बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो उस दौरान तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना कि लीग ऑफ नेशन को छोड़ के उसमें कुछ इम्प्लीमेंट, अच्छी चीज़ें करके एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 24 अक्टूबर 1945, ध्यान रहे 1945 में ही विश्व युद्ध खत्म होता है, तो उसी दौरान 24 अक्टूबर 1945 को क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। तो उन्होंने फाइनली जो है इसकी स्थापना की। तो अगर पूछा जाएगा कि यूएन के संस्थापक या यूएनओ के संस्थापक कौन है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कब इसकी स्थापना हुई? तो उसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी वजह से इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। तो उन्होंने इसकी स्थापना तो कर दी, और जब उन्होंने इसकी स्थापना करी तो उनका इंटेंशन था कि वो क्या करे, पूरे विश्व को इसके साथ जोड़े रखे, एकजुट करके रखे, सारे विश्व के देश इसमें शामिल हो जाएंगे और शांति सुरक्षा के साथ हर साल जब उसके सदस्यों की बैठक होगी तो यही डिस्कस किया जाएगा कि कैसे व्यापार को बढ़ावा दे, कैसे विकास करे, शांति को बनाए रखें। ये सारी चीज़ें जब डिस्कस होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि विश्व युद्ध, जो आगे होने वाले विश्व युद्ध है, वो टल जाएगा। तो ये चीज़ें हुई और काफ़ी हद तक अभी तक तो वैसा विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई है, लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो इससे ये जो टॉपिक है और ज़्यादा बर्निंग टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले यूएन के बारे में कुछ जानते हैं, सबसे पहले उसके बारे में कि उसके सदस्य देश कितने हैं, और उसके बाद हम देखेंगे उसके अंग कौन कौन से हैं और वीटो पावर के बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब उसकी स्थापना होती है, तो जब स्थापना हुई तो उस दौरान कितने कंट्री थे? उस दौरान 51 कंट्री थे, यानी कि बोला जाएगा कि मूल सदस्य कितने थे, तो 51। और ये भी जान लीजिए कि जिस दौरान उसकी स्थापना हुई थी उस दौरान भारत जो था इसका सदस्य था, और वो सभी देशों से जाके बोल रहा था, सभी देशों से बोल रहा था कि जुड़ने के लिए कि आप ज़रूर जो है इस संगठन के साथ जुड़े। यानी कि इसकी स्थापना में और इसके जो सफलता में यानी कि भारत का भी बहुत बड़ा श्रेय है। जब इसकी स्थापना हो गई तो 51 कंट्री थे, यानी कि मूल सदस्य जो थे उस दौरान 51 थे। और अगर पूछा जाएगा कि 51वां देश कौन था, तो 51वां देश जो था वो पोलैंड था। लेकिन अभी के दौरान अभी जो है टोटल 193 कंट्री, 193 कंट्री जो है यूएनओ से जुड़ चुके हैं। और पूछा जाएगा कि अभी जो लास्ट जो है रिसेंट कंट्री, सबसे लेटेस्ट जो कंट्री जुड़ा है यूएनओ का, यानी कि 193वां कंट्री जो है वो साउथ सूडान है। तो साउथ सूडान जो है वो 2011 में जुड़ता है और ये 193वां सदस्य, 51वां सदस्य के रूप में पोलैंड है और जो 193वां सदस्य के रूप में साउथ सूडान। स्थापना के समय 51 देश, और जब बाद में अभी जो वर्तमान देश है 193, और 51 जब देश थे तो 51वां देश पोलैंड था। और जो स्थापना के समय जितने सदस्य देश थे उसमें भारत भी शामिल था, यानी कि भारत शुरू से इस देश में शामिल, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल रहा है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है टोटल इसके 6 अंग हैं
और 6 अंग ही सारे कार्यभार को संभालता है। पूरे वैश्वीकरण या फिर विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने में इसका जो है योगदान रहता है। अब जब पूरा विश्व जुड़ रहा है तो काफ़ी सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं, हज़ारों में भाषाएं हैं। तो इतनी सारी भाषाएं को लेके चलना, सभी अपनी अपनी भाषाओं को बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सबको समझने में। इसलिए क्या किया गया कि यूएन की भाषा को 6 भाषा रखा गया, और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो ऑफिस में कार्यालय भाषा है तो वो 2 रखा गया। तो कौन कौन से भाषा है? तो यूएन की भाषा जो है टोटल 6 है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है। तो वो 6 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। कौन कौन से? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। तो ये 6 भाषा तो यूएन की लैंग्वेज है, उसने इतने 6 भाषाओं को शामिल किया, लेकिन 2 ऑफिशियल यानी कि ऑफिस में बोली जाने वाली भाषाएं 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ऑफिशियल भाषा पूछेगा या कार्यालय भाषा पूछेगा या फिर आधिकारिक भाषा तो 2 होगा, और टोटल भाषा है 6। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? टोटल 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से? महासभा, जिसे हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यही जो अभी बर्निंग मुद्दा है, बर्निंग टॉपिक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर है सचिवालय, उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, फिर न्यास परिषद। ठीक है, सबसे पहले महासभा, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद दूसरे अंग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तीसरे अंग के रूप में, चौथे अंग के रूप में सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और न्यास परिषद। तो इसे याद रखने का भी एक माइंड में एक स्टोरी सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले महासभा, एक सभा बैठेगी, महासभा होगी जिसमें सारे लोग शामिल होंगे। दूसरा कि उसकी रक्षा के लिए, पूरे विश्व की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा परिषद बनाया जाएगा। अब सुरक्षा परिषद है भाई, तो न्यायालय भी तो चाहिए, तो न्यायालय हो गया। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम होंगी, ये ऑफिशियल वर्क कहाँ देखा जाएगा, तो उसके लिए सचिवालय बनाया गया। इसके अलावा अब रक्षा का काम, न्याय का काम हो गया, महासभा में बैठक हो जाती है, सचिवालय भी एक ऑफिस भी बन जाता है, सचिवालय भी बन गया। तो अब सामाजिक और आर्थिक मुद्दे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये सारी चीज़ें तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो हो गया। उसके बाद इन सब में कितना विकास हुआ उसके लिए न्यास परिषद है। तो ये चीज़ें आपको स्टोरी टाइप माइंड में रखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको एक एक करके रटने की ज़रूरत ही नहीं है। महासभा, सभी सदस्य एक साथ जो है बैठक करेंगे, महासभा सभा बनाएंगे। सभा जब बनाएंगे तो क्या होगा, उनकी किसकी बात करेंगे? सुरक्षा की बात, न्याय की बात करेंगे, तो सुरक्षा परिषद, न्यायालय। अब इन सारे का कार्यभार कहाँ होगा? एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सचिवालय होना चाहिए, तो सचिवालय एक हो गया। उसके बाद मुद्दे, अब सभा में लोग बैठेंगे तो मुद्दा कौन सा होगा? या तो आर्थिक मुद्दा होगा, सामाजिक मुद्दा होगा, और इन मुद्दों में कितना विकास हुआ वो देखने के लिए न्यास परिषद। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। तो महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एक करके सारे को हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये एक मात्र इन 6 अंग में ये एक ऐसा मतलब अंग है जिसमें सारे सदस्य देश शामिल है, यानी कि यूएन में कुल 193 देश हैं, सारे देश इसके सदस्य हैं। तो इसी वजह से इसे प्रतिनिधि सभा भी बोल सकते हैं, इसे विश्व के संसद भी के नाम से भी बोला जाता है, संबोधित किया जाता है। अब क्या होता है, सारे सदस्य जो हैं बैठक होती है साल में एक बार, और कब बैठक होती? सितंबर में बैठक होती है। और इसके जो है महासभा के प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं, और महासभा के प्रेसिडेंट जो हैं हर साल चुने जाते हैं, यानी कि इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 1 साल का होता है। इसे विश्व का संसद बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है? ये सारी जो बैठक होती है, जो मीटिंग होती है इनकी, तो उसमें सारे डिस्कशन किए जाते हैं। उसके अलावा कोई मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, या फिर जो अस्थायी देश, इसमें जो अस्थायी देश है ना, या फिर कौन कौन देशों को शामिल करना है, कोई देश शामिल होना चाहता है, जैसे 193 देशों कोई देश शामिल होना चाहिए, तो जब शामिल होना चाहेगा ना, तो ये उसकी क्या करता है, सिफारिश करता है। इसकी सिफारिश पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, वोट डाला जाता है, मताधिकार। तो बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत होता है, तो फिर उस देश को शामिल किया जाता है। तो यानी कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा या फिर किस देश को शामिल करना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को क्या किया जाता है, इसमें जितने भी सदस्य देश है सब क्या करते हैं, अपना अपना मत देते हैं। तो उन्हें पूरे बहुमत लाया जाता है, और मतलब यानी कि 2/3 बहुमत से क्या किया जाता है, उस चीज़ को पास किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी बेसिक टॉपिक है, कोई वैसा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, तो उसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं। अब विश्व का संसद का नियम ही वही है कि कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो 2/3 बहुमत से, वही साधारण टॉपिक है, साधारण मुद्दा है तो साधारण बहुमत से। इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो महासभा है, महासभा का पूरे विश्व में अगर पूछा जाएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित। ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे भारत की जो महिला है वो जो है पूरे विश्व की वैश्विक तौर पे जो है यूनाइटेड संघ में जो महासभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित जी। अब पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी कौन है, ये भारत की हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो वर्तमान में अभी 76 नंबर के जो हैं अब्दुल्ला शाहिद जो है वो मालदीव के हैं, तो वो हैं अभी वर्तमान में जो है महासभा के अध्यक्ष। इसके अलावा अब जो सेकंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुरक्षा परिषद है यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, तो जो इसी में बैठक हुई थी, यानी कि सुरक्षा से लेके मुद्दे जो भी युद्ध होते हैं या सुरक्षा वाले मुद्दे होते हैं तो यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे उसकी बैठक होती है। तो इसलिए क्योंकि ये सुरक्षा मेन जो है सुरक्षा मुद्दों पर ये बात करता है, इसीलिए इसको विश्व का पुलिस का क्या काम है, सुरक्षा, तो इसे विश्व का पुलिस बोला जाता है। इसमें जो है टोटल जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य होते हैं, 15 देश, सदस्य का मतलब वहाँ देश से है, ठीक है, हर देश से एक सदस्य। तो इसमें जो है 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्य में जो है 10 अस्थायी और 5 स्थायी। अस्थायी मतलब जो अस्थायी है वो केवल 2 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर 2 साल के बाद फिर दूसरा देश, ऐसे कर करके जितने भी सदस्य देश है तो रिपीट होते जाता है। लेकिन जो 5 स्थायी हैं वो परमानेंट मेंबर है, वो हमेशा के लिए उसकी मेंबरशिप रहेगी। और वीटो जो पावर है, वीटो पावर इन्हीं 5 देशों को मिला है। वीटो पावर जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इसे आप ट्रिक जोड़ सकते हैं, अरबी चीफ। तो अरबी अ से अमेरिका, र से रशिया, ब्रिटेन, च से चाइना, फ से फ्रांस। तो इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अरबी चीफ। जो 5 मेंबर कंट्री हैं यानी कि अस्थायी मेंबर जो हैं सदस्य हैं यूएनएससी के, जिनको वीटो पावर प्राप्त है, वो ये हैं 5 कंट्री, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अरबी चीफ। और जो अस्थायी हैं वो 2 साल के लिए चुने जाएंगे। अब क्या होता है कि सुरक्षा जो अभी युद्ध होता है तो इस तरीके से यहाँ पे बैठक होती है। तो क्या हुआ कि अभी जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो सबने निंदा की, स्पेशली अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, सबने निंदा की। लेकिन रूस जो है, रूस के सपोर्ट में चाइना खड़ा रहा हमेशा। और भारत जो है, भारत ने निंदा नहीं की। भारत जो है क्योंकि हमेशा से रूस जो है भारत का सहयोग करते रहा है, हमेशा से वो हेल्प करते रहा है। और इवन जो है यूक्रेन से भारत के बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन मानवता के कारण मतलब वहाँ पे भारत को कंसर्न है और काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमैनिटी के लिए हमारा देश जाना जाता है। तो उन्होंने भी, भारत ने जो है खाद्य सामग्री जो है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो पहुँचाई हैं यूक्रेन में। लेकिन वो रशिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रशिया से उसका जो है फ्रेंडली बिहेवियर है, शुरू से रशिया ने हेल्प की है। और जो रूस जो है अगर यूक्रेन से वॉर कर रहा है, अगर वो यूक्रेन को मना कर रहा है कि नेटो कंट्री से नहीं मिलो, तो उसके पीछे उसके कुछ अपने इंटेंशन हैं, यूक्रेन के कुछ इंटेंशन। अगर आप चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके आपको न्यूज़ दी जाए, डिटेल में आपको बताया जाए, तो हालांकि अभी वॉर चल रहा है, अगर रिजल्ट आ जाता है फाइनल रिजल्ट, तो हमारी कोशिश है कि जो फाइनल रिजल्ट को लेके होल सोल जो है टॉपिक वो आपको हम पढ़ाएं। और इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि जो भी करंट इशू या उसके अलावा जो अदर मतलब जो भी दूसरे मुद्दे हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। तो वही क्या होता है, वीटो पावर का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार।
यानी कि जैसे क्या हुआ कि जब रशिया ने वॉर किया, धड़ाधड़ मिसाइल्स दागने शुरू किए यूक्रेन पे, तो अब नेटो कंट्री से मिलना चाह रही है, नेटो का फ़र्ज है भाई कि यूक्रेन मेरे से मिलना चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी निंदा की, काफ़ी सारे देशों ने निंदा की। और इस वजह से ये क्या हो गया कि वैश्विक टॉपिक हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड टॉपिक हो गया, मुद्दा हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस मुद्दे को देखते हुए यूएनएससी की एक बैठक होती है। तो जब बैठक होती है तो बैठक के दौरान काफ़ी सारी पाबंदियां लगाई जाती है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि जैसे इन 5 कंट्री में से अगर कोई भी एक कंट्री किसी मुद्दे को लेके ना बोल देता, अपनी वीटो पावर लगा देता है, तो वो चीज़ पारित नहीं होगी। तो इसी वजह से रशिया ने वीटो पावर को, जब सारे देशों ने निंदा किया, तो रशिया ने अपने वीटो पावर को यूज़ करके काफ़ी सारी पाबंदियों को हटाया। तो यही पॉइंट था कि यूएनएससी में जो बैठक हुई उस दौरान रशिया ने वीटो पावर को यूज़ किया। अब इसके अलावा एक और मुद्दा है कि पूरे मतलब जो ये 5 कंट्री है, सबसे ज़्यादा वीटो पावर रशिया ने यूज़ किया। अभी तक सबसे ज़्यादा किसी ने यूज़ किया तो रशिया ने, और सबसे कम जो है, बहुत ही कम बार यूज़ किया है वीटो पावर को फ्रांस ने। तो इस प्रकार से वीटो पावर का यूज़ होता है, यानी कि इन 5 में से अगर किसी ने भी अपने वीटो पावर, निषेधाधिकार जो पावर है उसको यूज़ किया, तो वो चीज़ जो है पारित किसी भी हाल में नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत स्थायी सदस्य बनना चाहिए इस देश का वीटो, भारत जो है कोशिश कर रहा है कि स्थायी सदस्य वो बन जाए, लेकिन यहाँ पे जो है अड़ंगा क्यों लग रहा है, चीन की वजह से। क्योंकि अगर हो सकता है अमेरिका सपोर्ट कर दे, अमेरिका से भी अच्छे रिलेशनशिप है, रशिया से भी, ब्रिटेन से भी, कोई मतलब सारे देशों से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप है। हालांकि पहले नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन चाइना से अच्छे रिलेशनशिप ना होने की वजह से ये तो वीटो पावर यूज़ करेगा ही करेगा, और जब ये अपना वीटो पावर यूज़ करेगा तो किसी भी हाल में भारत को स्थायी सदस्यता के रूप में जो है जगह नहीं दी जा सकती। तो यही रीज़न है कि भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हालांकि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है कि इसके जो कोटा में मतलब क्या होते हैं कि फाइनेंशियली इसके बजट में हेल्प किया जाता है, सारे सदस्य देश जो हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसमें भारत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो देता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में मेडिसिन, पोलियो, जैसे पोलियो जो है, पोलियो टाइम जब पोलियो की दवाई पूरे विश्व में उसने पूरा पोलियो की जो ड्रॉप है पूरे वर्ल्ड वाइड इसने जो है कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद जब भी कुछ वैसा वॉर होता है तो वो अपनी सेना को भेजता है। तो इस तरीके से जो है वो हेल्प करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अगर आप देखेंगे कि स्थापना के समय भी भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पे भी देखा आपने कि महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी विजया लक्ष्मी पंडित, तो इसी चीज़ से, इसी पॉइंट से सबसे पहले पता चल जा रहा है कि भारत का जो है इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसी वजह से भारत जो है हमेशा से चाह रहा है कि इसकी जो अध्यक्षता उसको मतलब स्थायी सदस्य जो है मिले। पर अभी इस दौरान क्या है कि ये जो 15 जो अस्थायी सदस्य जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो 10 जो अस्थायी सदस्य, यानी कि 15 में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो ये जो अस्थायी देश हैं, अस्थायी देश, तो अभी रिसेंटली जो है भारत इन अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है। यानी कि 1 जनवरी 2021 से जो है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है, और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। यानी कि ये जो है अपडेटेड है, अभी जो रिसेंटली भारत जो है यूएनएससी का अस्थायी मेंबर है। अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसमें सदस्य की संख्या जो होती है वो 15 होती है, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या जो होती है 15 होती है। और इन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल को टोटल 9 साल के लिए होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, सारे का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, केवल जो न्यायालय है इसका जो हेडक्वार्टर है हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। तो इस तरीके से ये इसका हेडक्वार्टर आप याद रखें, क्योंकि ये अलग है, इसी वजह से ज़्यादातर जो चीज़ें अलग होती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ गया सचिवालय। सचिवालय जो ऑफिशियली कार्यभार है ना, सारी चीज़ें यही संभालता है। और जो है इसके एक महासचिव होता है, और ये महासचिव ना इन सारे अंग जो है इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं सब में ये अपना पार्टिसिपेट करता है, सब में शामिल हो सकता है ये। तो फर्स्ट जो महासचिव हैं
यानी कि सचिवालय जो है, सचिवालय का एक महासचिव हेड होता है। तो पहले जो है पहले जो है त्रिगवेली हैं, और इनका कार्यकाल यानी कि महासचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। 9वें नंबर के जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये जो है पुर्तगाल के हैं, लेकिन 5 साल तो ये बन गए, अब ये इनका दूसरी बार भी यही बने हैं सचिवालय के महासचिव। तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक, यानी कि आने वाले टाइम में भी यही रहेंगे, यानी कि 2 बार बन चुके हैं लगातार। उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, सोशली जो है कोई भी आप न्यूज़ होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिनेंशियल, तो सारी चीज़ें, सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर निपटाए जाते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। जो यूनिसेफ है और जैसे ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे मुद्दे जो है ये संभालते हैं, ये जो है परिषद संभालता है। इसमें सदस्य देश जो है वो 54 है, और हर सदस्य देश का कार्यकाल 3 साल का होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जैसा कि हमने बोला कि सारे का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, केवल जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसकी बैठक जो है 2 बार होती है, और अभी रिसेंटली जो है इन 54 सदस्यों में भारत के भी सदस्य शामिल हैं, और भारत के सदस्य जो है वो TS त्रिमूर्ति हैं। ये अभी लेटेस्ट अभी इनकी सदस्यता है। उसके बाद न्यास परिषद के हवाले जैसे कुछ देश कर दिया जाता है कि आपको इन देशों के बारे में जानना है कि इसमें कितना विकास हुआ है, लेकिन क्या होता है, और इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं था न्यास परिषद का, इसी वजह से इससे ना इसके काम को रोक दिया गया। तो इसी वजह से 1 नवंबर 1994 को इसे स्थगित कर दिया गया। तो पूछा जाएगा कि अगर इन 6 अंग में से जो UNO का जो 6 अंग है, तो उसमें से किसके काम को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि उसको ज़्यादा काम, क्योंकि सारे काम जो है मेन मुद्दे तो इन्होंने बांट लिया, तो इसके पास ऐसा कुछ काम नहीं था, इसी वजह से इसे जो है स्थगित कर दिया गया। तो न्यास परिषद को 1 नवंबर 1994 में स्थगित कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो होल सोल टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और हमने जो भी चीज़ें हैं अभी जो हाल फिलहाल में रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी हमने पढ़ाया कि एंटोनियो गुटेरेस का फिर ये दूसरा कार्यकाल लगातार चल रहा है। उसके बाद भारत अभी जो है सदस्य है सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए। उसके बाद उसके अलावा अभी ऐसा हुआ है ना कि इसमें भी भारत की सदस्यता है, और इसमें भी, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में भी भारत के सदस्य के रूप में TS त्रिमूर्ति को बिठाया गया है, और सुरक्षा परिषद में भी भारत की सदस्यता है। तो इस प्रकार से जो है UNO का होल सोल जो है टॉपिक, मेन मुद्दे जितने भी थे हमने पढ़ाए हैं। वो आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको रशिया यूक्रेन से रिलेटेड जो न्यूज़ मतलब चाहिए, वो होल सोल जो है कंप्लीट होके जो भी मुद्दे हैं, क्यों आखिर ये वॉर हो रहा है, और क्यों नहीं चाहता रशिया की NATO की जो सदस्यता है वो यूक्रेन ग्रहण करे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारी चीज़ों को लेके आएंगे। तो अगर ये आप चाहते हैं कि इसके लिए एक नया टॉपिक बनाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।